बिटकॉइन $1 लाख के पार चला गया, इथेरियम $4,000 के पार चला गया। और बात करें बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जो थे, उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया। किसी ने 3x, किसी ने 4x, किसी ने 5x, और किसी ने उससे ज्यादा भी दिए। लेकिन एक चीज है, एक सेगमेंट है, ये जो क्रिप्टो मार्केट है, उसे हम भूल गए हैं। और आप भी लगता है कि आप भी भूल गए हैं। अगर याद आ रहा हो तो जरा सोचो। मैं बता दूं कि वो जो सेगमेंट है, वो है एनएफटी का सेगमेंट। और बता दूं को पिछला बुल रन आया था, उसको सपोर्ट किया था एनएफटी ने। और एनएफटी ने पूरे के पूरे मार्केट को बुल रन पे लेके गई थी। और एनएफटी का जो उस टाइम का टाइम था, वो बहुत बड़ा टाइम था। शायद वैसा टाइम आए भी या नहीं आए, तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में जब एक पॉडकास्ट में रेडी फाउंडेशन के फाउंडर ने बात की, तो उन्होंने कुछ बात कही जो कि कन्विंसिंग भी लगी। और हो सकता है कि एनएफटी जो है, एनएफटी किसी और तरीके से है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो एनएफटी है, हमारा की एनएफटी का जो सेल है और एनएफटी का जो मार्केट है, काफी डाउन चला गया है। और दिन पे दिन जो सेल का वॉल्यूम है वो गिरते हुए जा रहा है। रेडिवेल हो गया, ओपेनसिया हो गया, इन सारे मार्केट प्लेस पे जो पिछले ये इस साल की रिपोर्ट माने या पिछले 6 महीने की रिपोर्ट माने, तो काफी स्लाइड देखा गया है सेल में, एनएफटी के सेल में। तो उन्होंने कहा है कि एनएफटी अब आएगा तो वो काफी अच्छे तरीके से आएगा और दूसरे फॉर्म में आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी हैं। जब एनएफटी का मार्केट प्लेस जो है, इसमें कुछ चीजें हैं जो सुधार करने की जरूरत है। उनमें से मेन है रॉयल्टी का। अगर कोई क्रिएटर है और वो अपना एनएफटी बना रहा है, ठीक है, या कोई भी क्रिएशन कर रहा है, जैसे कोई म्यूजिक बना रहा हो या वीडियो बना रहा हो या कोई पेंट बना रहा हो, कुछ भी आर्ट आर्ट वो क्रिएट कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसे उस चीज का रॉयल्टी मिलना चाहिए। जबकि एनएफटी में ऐसी चीजें नहीं है। ये एनएफटी क्या होता है कि या तो सोल होता है या तो बाई होता है। जब सेल हो जाता है, तो फिर जो पिछला ऑनर है, उसके पास कुछ राइट्स नहीं रहते हैं। बस ये रहता है कि ओरिजिनल जो क्रिएटर है वो है, ठीक। उसके अलावा और कुछ राइट्स नहीं रहते उसके पास। सारे के सारे राइट्स जो है वो दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो रॉयल्टी का इशू है वो एक मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि एफोर्डेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। ये दो फैक्टर हैं जो एनएफटी मार्केट प्लेस को काफी ज्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एनएफटी है अभी डेड हुए नहीं है, ये अभी इवॉल्विंग हो रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में एक नया फॉर्म दिखेगा एनएफटी मार्केट प्लेस का, जो काफी अच्छा और बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं वजीरेक्स की। तो वजीरेक्स ने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया है कि वो इस वीक के एंड में हो सकता है कि कोर्ट में वो एक एप्लीकेशन फाइल करे, जहाँ पे मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स के लिए अप्रोच करें। यानी एप्लीकेशन फाइल करेंगे जहाँ पे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग की जाएगी ऑनलाइन। तो उसके बाद उसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि जितने भी यूजर्स हैं उनके पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और मेनली यही सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी कि हम कुछ पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब ट्रांसफर होगा सबके खाते में जो क्रिप्टो है, तो उसके लिए हम कुछ क्रिप्टो जो है अपना टेस्ट रन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके। तो पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ फंड्स मूव कर रहे हैं इधर से उधर और उसको ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम्स लगे हैं। बाकी चीजें खुल के जब सामने आएगी आएगी। उन्होंने कहा है कि ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने वैलेट से, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कभी भी जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं क्रिप्टो ऐसे केस में, तो उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की जरूरत होती है, एक पायलट रन की जरूरत होती है। तो वो हम कर रहे हैं। अगली खबर है, और ये खबर थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स में अपॉलजी मांगी है बिटकॉइनर्स से, जो उन्होंने 13 साल तक बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया है। एक्चुअली उनका एक स्पेशल सेगमेंट है डेली कमेंट्री का, उस सेगमेंट में उन्होंने ये पोस्ट लिखा है। और एक्चुअली ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट उस बारे में है कि उन्होंने कैसे बिटकॉइन को इस तरीके से क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि बिटकॉइन कभी $1 लाख के आसपास पहुंच भी पाएगा। और ये जब पहुंचा है तो एक सॉरी लिखना तो बनता ही है, क्योंकि काफी अंडर एस्टिमेट किया गया बिटकॉइन को। और बता दूं कि ये जो अंडर एस्टिमेशन का जो दौर रहा है काफी लंबा समय तक चला है। यानी जो क्रिटिसाइज किया गया है बिटकॉइन को, काफी अलग अलग तरीके से किया गया है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि
जो सतोशी नाकामोटो है बिटकॉइन के क्रिएटर, वो एक ऐसे पागल डॉक्टर हैं या एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमेशा पेशेंट को ओवरडोज का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। और बाद में ये भी कहा गया बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन एक अनऑर्गेनाइज्ड और काफी गलत तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, और ये जो डिजाइन है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और बिटकॉइन कभी $1 लाख के आसपास जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन का तरीका है वो काफी अलग तरीके से है। और इस मामले में बहुत सारे जो वेल्थ मैनेजर हैं या जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं उनकी बात करें तो उसमें से एक नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने भी काफी आलोचना की थी बिटकॉइन की। उसके साथ जो जेपी मॉर्गन के जेमी डिमन है, उन्होंने भी काफी आलोचना की थी, और पीटर स्किफ ने कहा था कि ये कभी जाएगा ही नहीं बिटकॉइन $1 लाख के पास। तो भाई लोग, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ एक्सचेंज हैक्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होती है और आगे होती भी रहेंगी। कुछ चीजें न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी जाती भी है, और कुछ नए इम्प्लीमेंट भी होते हैं। एनएफटी हो गया और भी बहुत सारी चीजें जो काफी अच्छे प्रयोग थे। और इस पे अगर रिसर्च किया जाए, इसको अलग तरीके से लेके चला जाए, तो ये काफी अलग तरीके से जा भी सकता है और काफी चीजें सॉर्ट आउट कर सकता है। तो देखते हैं कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। वैसे तब तक के लिए आप देखते रहिए मार्केट मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट।